A very good morning to all of you. गुड मैम मॉर्निंग गुड मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग क्लास। आज मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन की क्लास में हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट के और डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स करेंगे। कल तक हम लोगों ने बात की थी कि इंडिपेंडेंट जब आपका हाइपोथेसिस ऑफ टेस्टिंग इंडिपेंडेंस पर हम लोग चेक करते हैं तो उस समय में कैसे किसी न्यूमेरिकल से डील करते हैं, तो उस पर बेस्ड उन्होंने एक न्यूमेरिकल किया था। अब आज हम लोग जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वो बेसिकली 2x2 कंटिजेंसी टेबल्स पर करेंगे एक न्यूमेरिकल, और एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे येट्स करेक्शन पर बेस्ड। ठीक है, तो अब जब हम लोग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी क्या होता है येट्स करेक्शन। तो आप सभी के साथ मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रही हूँ। कल हमने बात की थी, कल हम लोग ये चेक कर रहे थे कि कोई भी जो दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, दोनों वेरिएबल्स की कुछ कैटेगरीज थी। जैसे उन्होंने कल एक ये न्यूमेरिकल किया था कि इसमें मेंटल एबिलिटी एक वेरिएबल लिया था हम लोगों ने और एक एग्जामिनेशन रिजल्ट्स लिए थे। इन दोनों के ही कुछ कैटेगरीज थी। जैसे इसमें मेंटल एबिलिटी में आपने देखा था लो लेवल, एवरेज लेवल, हाई लेवल। परीक्षा परिणाम को भी हम लोगों ने क्या किया था, 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, और फिर हर कैटेगरी के लिए कितनी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आई थी ये हमने देखा था। उसके बाद न्यूमेरिकल के अनुसार हमें ये देखना था कि क्या ये दोनों यानी दोनों वेरिएबल्स एग्जाम रिजल्ट्स और मेंटल एबिलिटी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है अथवा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस के आधार पे अपना इस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी और फिर काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करके उसके आधार पे हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचे थे। आज आप लोग के सामने हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस पे ही बेस्ड एक न्यू न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे प्रैक्टिस के लिए, जिसको आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पर एक लिखा हुआ है व्यावसायिक सफलता एवं पारिवारिक पारिवारिक समायोजन चरों के लिए 80 उद्यमियों के एक प्रतिदर्श के लिए 2x2 आवृत्ति वितरण निम्नवत था। क्या व्यावसायिक सफलता एवं पारिवारिक समायोजन परस्पर स्वतंत्र हैं? ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो आपसे यहाँ क्या पूछा गया है कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं, क्या व्यावसायिक सफलता यानी इनके व्यवसाय में जो उनकी सफलता है वो, और उनका उनका अपने परिवार में जो एडजस्टमेंट है, ये दोनों ही वेरिएबल्स क्या दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है या एक दूसरे से फ्री है, इंडिपेंडेंट है, हमें ये चेक करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, गाइस आप सभी को शायद याद होगा कि एक बार हमने मीडियन टेस्ट पर बात की थी ना, इस काई स्क्वायर से पहले हमने मीडियन टेस्ट पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि मीडियन टेस्ट की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मीडियन टेस्ट में, तो हम लोग काई स्क्वायर की ही गणना करते हैं। ठीक है, अब अभी अगर आप लोग को नहीं याद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मीडियन टेस्ट में क्या था, हम लोग क्या करते थे 2x2 कंटिजेंसी टेबल प्रिपेयर करते थे। हमारे पास ग्रुप्स ऑफ स्कोर्स होते थे और फिर मीडियन के आधार पे मीडियन से अबव स्कोर कितने हैं या लो स्कोर कितने हैं उसके आधार पे हम क्या करते थे अपनी कंटिजेंसी टेबल बनाते थे, अगर आप लोग को याद होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते थे। पहले से 2 सैंपल ऐसे हमारे पास है, 2 सैंपल के लिए हमने मीडियन टेस्ट फिलहाल अभी पढ़ा हुआ है। 2 सैंपल होते थे, हम लोग क्या करते थे मीडियन कंबाइंड मीडियन निकालते थे। उसके बाद दोनों सैंपल में अलग अलग मीडियन से अबव जितने स्कोर से उनको लिखते थे फर्स्ट सैंपल और सेकंड सैंपल में, और मीडियन के बराबर और उससे नीचे जो सैंपल आपके हैं नंबर ऑफ सैंपल्स उनको हम लोग यहाँ पर लिखते थे सी और डी के रूप में। ठीक, तो हमने क्या देखा था कि मैंने उस फिर आप लोगों को बताया था कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये आपका फॉर्मूला होता था कि a प्लस बी आ गई वैल्यू, यहाँ पर c प्लस डी आ गई, a प्लस सी अगर हम कॉलम को ऐड ऑन करें b प्लस डी, और ये आपका टोटल n आ जाता था। मीडियन टेस्ट में हमने क्या जो काई स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था वो था सेकेंड ये काई स्क्वायर, यदि चारों आवृत्तियां बड़ी होती हैं, मैंने आप लोग बताया था। तो ये काई स्क्वायर जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने देखा कि हम लोग जितने भी हमने केस पढ़े उसमें हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी हुई होती थी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग निकाल देते थे। जैसे अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी का था तो टोटल को नंबर ऑफ कैटेगरी से डिवाइड कर देते थे और जितनी भी वैल्यू थी उसको सभी कैटेगरीज में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में लिख देते थे। जैसे हम लोगों ने स्ट्रीम वाला किया था
तो हमने क्या किया था, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 100 थे और 5 कैटेगरीज थी, तो हमने 100 को 5 से डिवाइड किया तो 20 वैल्यू आई। तो हमने हर कैटेगरी के लिए इक्वल प्रोबेबिलिटी की चेकिंग करनी थी हमें, तो उसमें हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में सभी के आगे 20-20-20 लिख दिया था। फिर कल जो हमने एक न्यूमेरिकल किया उसमें आपको इंडिपेंडेंस चेक करनी थी, उस केस में हमने क्या किया था कि जिस भी सेल को हमने जिस भी सेल के लिए हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाले, उस सेल का कॉलम का टोटल और उस सेल की रो का टोटल को मल्टीप्लाई करके हम टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आपके पास मान लो ऐसा वो है, आपके पास जो डेटा है, जो आपने डेटा निकाला है वो इस तरह से कि उसे 2x2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम के रूप में अगर आपका डेटा अरेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कंटिजेंसी टेबल कहते हैं, ठीक है। तो जब अगर आपका डेटा 2x2 कंटिजेंसी टेबल के अकॉर्डिंग है तो वहां पर हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की ऐसा जरूरत नहीं होती है। हम सिंपली ये फॉर्मूला जो कि आप लोग मीडियम में पढ़ चुके, तो मैंने शायद मीडियम जब पढ़ा था तो आपको कहा था कि काई स्क्वायर जो हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं वो एक स्पेशल फॉर्म है काई स्क्वायर टेस्ट में, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज वो समय है जब हम लोग ये पढ़े। जब भी आप इतना ध्यान रखो 2x2 टेबल अगर आपके पास इस तरह से एग्जाम में आए कि 2x2 टेबल है, ठीक है, तो आपको पता है ए बी सी डी हम कैसे मानते हैं, फिर उसके बाद में आपके पास ये फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले में इसे ए इंटू डी यानी ए की वैल्यू इंटू डी की वैल्यू, बी की वैल्यू इंटू सी की वैल्यू, आपको सिर्फ क्या करना है, सिंपली वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले में रख देनी है और कैलकुलेट कर देना, आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। 2x2 के केस में हम क्या करते हैं, हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही शॉर्ट है, हम डायरेक्टली काई स्क्वायर की वैल्यू विदाउट ऑब्टेनिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर जो आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं इसमें आप लोग देख ही रहे हो, इसमें क्या पूछा गया है, सिंपली 2 वेरिएबल है, व्यावसायिक सफलता और पारिवारिक समायोजन। सफलता को उन्होंने 2 कैटेगरीज में बांटा, या तो सफल होगा या असफल होगा, और पारिवारिक समायोजन को उन्होंने एक कहा बहुत सुसमायोजित और कुसमायोजित 2 कैटेगरीज में बांट दिया। फिर उन्हें डेटा कलेक्ट किया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति जो अपने व्यवसाय में सफल हैं और परिवार में सुसमायोजित है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 35 है। फिर ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय में तो असफल है पर वो अपने घर में सुसमायोजित मतलब एडजस्टमेंट उनका बहुत अच्छा है, ऐसी संख्या कितनी है, 5 है। फिर दूसरा उन्होंने देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय में तो सफल है लेकिन उनका घर में जो एडजस्टमेंट है वो अच्छा नहीं है, ऐसी संख्या कितनी है, 15। और जो असफल भी है व्यवसाय में और जो परिवार में समायोजित नहीं कर पा रहे अच्छी तरीके से, उनकी संख्या 25 है। तो यहाँ पर आप देखो मैंने आपको बताया था कि सेल हम कैसे गिनते हैं, सेल आपको जो फ्रीक्वेंसी दी होती है उसी को गिननी होती है केवल, क्योंकि कॉलम्स तो हम जितना चाहे उतना बना सकते हैं, यहाँ टोटल भी ऐड ऑन कर देंगे तो एक और सेल बन जाएगी। तो जो आपको फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज दे रखी है बस हमें उन्हीं को गिनना है। तो यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 क्या कह सकते हैं इसको, एक रो दूसरी रो 2 रो है इसमें और कॉलम कितने 1 2 यानी 2 रोज है और 2 कॉलम है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि ये एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है, किसी को यहाँ तक अभी तक जितना पढ़ाया है या जो अभी ये न्यूमेरिकल में कराने जा रही हूँ इसमें कोई क्वेरी है या कोई डाउट है, आप पूछ सकते हो। मैम इसमें सेल 4 है ना? हाँ इसमें 4 सेल है, 4 सेल है, ठीक है। और इसको अगर हम लोग कहना चाहें क्या तो हम लोग 2x2 कह सकते हैं कि 2x2 मतलब 2 रोज और 2 कॉलम, तो 2x2 कंटिजेंसी टेबल, ठीक। अब देखिए इसमें आप लोग देख सकते हो न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है, सिंपली चेक करना है। देखो जब आपके पास डेटा फ्रीक्वेंसीज के रूप में होता है, यानी जब आपके पास डेटा जो होता है वो कैसा होता है, फ्रीक्वेंसीज के रूप में होता है और हमें 2 वेरिएबल्स के बीच में इंडिपेंडेंस को चेक करना होता है या इंटर रिलेशन को देखना होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस केस में काई स्क्वायर टेस्ट को हम यूज करते हैं। अब आप लोग इसको सिंपली अगर आपको मीडियन टेस्ट याद होगा तो उस केस में हम क्या करते थे, इसको हम ए मानेंगे, 35 को ए, 5 को बी, 15 को सी और 25 को डी, ठीक है। सिंपली आपको याद होना चाहिए कि मीडियन एक स्पेशल केस है आपके 2x2 कंटिजेंसी टेबल का काई स्क्वायर का, ठीक है। तो काई स्क्वायर अगर 2x2 कंटिजेंसी टेबल है तो सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला आपका ये है जो आप लोग मीडियन टेस्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हो,
chi square is equal to कैपिटल N ब्रैकेट AD माइनस BC का होल स्क्वायर अपॉन A प्लस बी C प्लस डी A प्लस सी B प्लस डी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे। तो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। हाँ, अब देखो जैसे ये फॉर्म, ये आपका इतना एग्जाम में आपको बस इतना दिया होगा, आपको अब आगे इस टेबल को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाओगे, यहाँ पर दो समूह दे रखे हैं, सफल असफल, और ये तो इतना लिखा ही हुआ है। अब आप क्या करोगे, रो का टोटल करोगे और कॉलम का टोटल करोगे। सभी स्टूडेंट साथ ही साथ काम करते चलेंगे। अब सभी लोग अगर इन फर्स्ट रो को कैलकुलेट करो तो टोटल कितना आ रहा है इसका, 40। ठीक है, इसी के साथ अगर हम दूसरी रो को क्या करें, कैलकुलेट करें, तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 40। अब अगर हम कॉलम्स को टोटल करें तो 35 प्लस 15 50, और अब दूसरे वाला असफल वाले कॉलम को वो करोगे कैलकुलेट तो 30 आ जाएगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसमें नाम देना है A B C और D। ठीक, जब 2x2 कंटीजेंसी टेबल हो, हमेशा याद रखो आपको काई स्क्वायर के द्वारा कुछ इसका निष्कर्ष निकालना हो, आपको पता चल जाएगा काई स्क्वायर कब निकालना है। काई स्क्वायर कब निकालना है, तो आप उस केस में क्या करोगे, ये फॉर्मूला 2x2 कंटीजेंसी टेबल के केस में हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं होती है। सिंपली हम इस फॉर्मूले के थ्रू काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, n की जगह यहाँ पर क्या आएगा, आप सभी लोग मुझे वैल्यूज बताओ। n की जगह 80 आएगा मैम। और AD की जगह क्या आएगा, A की जगह क्या आएगा, 35। ठीक है, AD मतलब A इंटू डी है ना, AD मतलब A इंटू डी। तो A की वैल्यू आपने पुट की, फिर आपने D की वैल्यू पुट की, माइनस हाँ B इंटू सी। B की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 5 आ रही है, और C की वैल्यू कितनी आ रही है, 15। तो आप वो लिख दोगे, उसके बाद इसका स्क्वायर करो। फिर नीचे हमें क्या देखना है, A प्लस बी C प्लस डी A प्लस सी B प्लस डी। तो आपको यहाँ देख सकते हो ये आपकी वैल्यू कितनी है, जो इधर आप लोग देखो ध्यान से, जो फर्स्ट रो है वो A प्लस बी की टोटल ये होगी, नीचे ये C प्लस डी हो गया। इधर अगर आप देखिए कॉलम में हम लोग आए, A प्लस सी की वैल्यू 50 हो गई, और B प्लस डी की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। तो इन सभी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। उसके बाद आप लोग मुझे बताओ काई स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है। सभी स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे, आप लोग के पास 2 मिनट का समय है। और किसी को कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये एक सिंपल सा मीडियन जब हमने टेस्ट किया था तो उन्होंने इसी फॉर्मूले को यूज किया था। तो मैंने आपसे कहा था कि काई स्क्वायर का एक स्पेशल केस होता है। हाँ सुचिस्मिता बेटा बताओ। मैम मुझे ये पूछना है कि ये काई स्क्वायर हम इसे मतलब बोलते हैं, क्या हम इसे एक्स स्क्वायर कह सकते हैं? बेटा ये एक्स स्क्वायर नहीं है, काई स्क्वायर का साइन देखो जरा, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। ये काई स्क्वायर का आप लोग देखो, ये एक्स नहीं लिखा है, इसको ऐसे लिखते हैं, मैं दिखा रही हूँ आप लोग। सुचिस्मिता आप लोग ये देख सकते हो, काई स्क्वायर इस तरह से बनता है। ये आपका एक्स हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये एक्स होता है। सुजिस्मिता समझ में आ गया आपको बेटा? हाँ लक्ष्मी बेटा बताओ।
बस। हाँ लक्ष्मी, आप फिर से एक बार रिपीट करो अपना क्वेश्चन। आंसर 21.4। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी चेक करते हैं। काई स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो आ रही है 0.502। लक्ष्मी आपकी कितनी आ रही है? पॉइंट के आगे 33 आ रहा है। 3 आ रहा है। सॉरी, 1 मिनट 1 सेकेंड 1 सेकेंड। 21.33। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, ठीक है। अब काई स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ से आ गई 21.33। तो ये तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई। तो जब हम किसी कोई भी टेस्ट, जो हमने अभी तक चाहे पैरामीट्रिक पढ़ा हो चाहे नॉन पैरामीट्रिक पढ़ा हो, जब हम मैनुअली कैलकुलेट कर लेते हैं काई स्क्वायर की वैल्यू थ्रू फॉर्मूला, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? काई स्क्वायर की टैबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करना, या जो भी स्टैटिस्टिक्स आप कैलकुलेट करें उसकी टैबुलेटेड वैल्यू फिर देखना टेबल्स के थ्रू। तो टेबल के थ्रू देखने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मान लो कि हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर आपको मुझे बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? सभी लोग श्योर है इस बात पे कि 1 होगी? यस यस मैम। कैसे सुचिस्मिता, कैसे 1 होगी? एक्सप्लेन करोगे आप? मैम 2 by 2 का टेबल है ना, तो 2 रोज रोज है, 2 कॉलम्स हैं, तो ठीक है, बिल्कुल -1 सही। कर देंगे तो। ठीक ठीक। तो यानी आपकी जब डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब मैंने बताया था जब कंटीजेंसी टेबल के रूप में आपकी होती है 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4, या इस तरह की टेबल्स होती हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंपली रोज को गिन लेते हैं, उसमें से 1 माइनस करते हैं, और कॉलम को काउंट कर लेते हैं, उसमें से 1 माइनस करते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि दोनों ही दो दो है, तो 2 - 1 इंटू 2 - 1 आपका 1 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे काई स्क्वायर की वैल्यू देख लोगे। हाँ अंजना बेटा बताओ, क्या क्या आपको पूछना है? अंजना, मैम बताना था कि 1 जो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है उसका आंसर है 3.841। 3.841। अच्छा, तो क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन आया, इस इनका आंसर क्या हम देंगे? सिग्निफिकेंट होगा डिफरेंस। ठीक है, काई स्क्वायर की वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी क्योंकि ये टैबुलेटेड से अधिक है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि दोनों कैसे हैं, दोनों वेरिएबल्स कैसे हैं? परस्पर स्वतंत्र नहीं है। हाँ, स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हमारी हाइपोथेसिस क्या होती है, नल हाइपोथेसिस हमारी क्या होती है कि दोनों ही वेरिएबल्स में कोई सार्थक संबंध नहीं है। अब जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो इसका मतलब उनके बीच में सार्थक संबंध है, यानी कि दोनों परस्पर स्वतंत्र नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं, दोनों के बीच कुछ ना कुछ संबंध अवश्य है। तो यहाँ पर आपका ये इस तरीके का एक तरीका था, आप लोग को मतलब काई स्क्वायर की जितने भी उन्होंने की, उसमें कभी कभी एग्जाम्स में इस तरह की भी आ जाते हैं जिसमें 2 क्रॉस 2 टेबल होती है, तो आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किए बिना ही आप इस फॉर्मूले के थ्रू डायरेक्ट वहां पर काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल अभी मैंने आप लोग को करवाया है, उसमें किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल हम लोग काई स्क्वायर पे और करेंगे। अगर किसी को क्वेरी है तो, अगर कुछ भी है, जितना भी काई स्क्वायर में पढ़ा है, अगर आपको कहीं भी कोई क्वेरी है तो उसको क्वेरी को शांत करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 सेकेंड मैम, हाँ दर्शिका बताओ। काई स्क्वायर निकालने के बाद में आगे क्या क्या स्टेप लेंगे, ये थोड़ा एक बार और बता दीजिए। अच्छा चलो, मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। जब फर्स्ट क्लास में हमने काई स्क्वायर की बात की, तो जैसे कि हमने अभी तक सभी में किया है, काई स्क्वायर स्टेप्स क्या होते हैं? हाँ एक सेकेंड, स्टेप्स सबसे पहले हमने जैसे भी हमेशा कोई भी टेस्ट में चाहे लगाया हो, चाहे पैरामीट्रिक हो चाहे नॉन पैरामीट्रिक हो, तो फर्स्ट जो स्टेप होता है किसी भी केस में, हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करते हैं, नल हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका स्टेप क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, जो कि हमारे बिहेवियरल साइंसेस में मोस्टली हम यूज करते हैं 0.05 या 0.01, वो डिपेंड करता है रिसर्चर पे।
उसके बाद काई स्क्वायर के केस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ब्रैकेट में लिखा है एज पर द केस, क्योंकि हमने 2 केस पढ़े हैं कि हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो उस केस में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है वो मैंने आपको बताया है ये, कि उसमें सभी कैटेगरीज में इक्वल इक्वल नंबर आएंगे। और अगर हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस आप चेक कर रहे हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था, जिस भी सेल का आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो उसका उसकी रो का टोटल इनटू उसकी कॉलम का टोटल अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, तो वो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, चूंकि हमारे काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ब्रैकेट में FO माइनस FE का होल स्क्वायर अपॉन FE, तो क्या करते हैं हम हर सेल के लिए, जितनी भी सेल्स हैं हमारे पास, उन सभी सेल्स के लिए हम लोग ये जो आपके समेशन के अंदर वैल्यू रखी है इसको कैलकुलेट करते हैं, यस मैम। है ना। ये पूरी वैल्यू जो ये जो पूरा लिखा है हर सेल के लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर जितनी भी सेल्स होती है उतनी ही वैल्यूज ही आ जाएंगी। इन सभी को जब हम ऐड ऑन कर देंगे तो वो हमारी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। ठीक है दर्शिका। और यस जब हम फिर उसके बाद जब हमने कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली तो फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम और आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग उसकी टैबुलेटेड वैल्यू देख लेते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं। यहाँ आप देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये उस केस में जो आपकी कंटीजेंसी टेबल कैसी है, कंटीजेंसी जब इक्वल प्रोबेबिलिटी वाला होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर कैटेगरीज के हिसाब से देखते हैं, जितनी कैटेगरीज हमारे पास है उसमें एक माइनस कर देंगे। जब आपका डेटा कंटीजेंसी टेबल के फॉर्म में होता है तब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इस तरह से निकालते हैं, R-1 इंटू C-1, ठीक, जहाँ R आपका नंबर ऑफ रोज है, C आपका नंबर ऑफ कॉलम्स है। उसके बाद टैबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फिर कंपैरिजन करते हैं जैसे कि सभी में करते आ रहे हैं। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होती है या बराबर होती है आपके टैबुलेटेड वैल्यू के, तो उस केस में हम कहते हैं कि जो वैल्यू आई है किसी भी स्टैटिस्टिक्स की वो सिग्निफिकेंट है और इसीलिए नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक। लेकिन अगर काई स्क्वायर या किसी भी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से कम है, यानी टैबुलेटेड वैल्यू ज्यादा है, तो उस केस में क्या होता है, आपका वैल्यू जो होती है स्टैटिस्टिक्स की वो इनसिग्निफिकेंट होती है, असार्थक होती है, और उस केस में हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया दर्शिका? यस मैम। ओके, तो अब हम लोग नए न्यूमेरिकल पे चले। एक नए तरीके का भी ज्यादा चेंज नहीं है, बस हल्का सा आपको येट्स करेक्शन के बारे में बताना है, तो वो मैं यहाँ तक सबका क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? यस मैम। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, ये 2+2 पर ही बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट है कह सकते हैं। उदाहरण है 40 प्रशासकों को दिए गए प्रशिक्षण के उपरांत उनकी कार्य क्षमता का आकलन निम्नवत था। ठीक है, अभी आगे दे रखा टेबल वो भी दिखाएंगे। क्या लिंग भेद यानी जेंडर तथा प्रशिक्षण सफलता असफलता परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र है? यानी क्या किया गया, 40 कुछ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग का आकलन किया गया। ठीक है, तो उसके बेस पर उन्हें सफल या असफल घोषित किया गया होगा। तो उसमें से लिंग भेद यानी आपकी जेंडर, उसमें ये देखना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर थे 40 में कुछ गर्ल्स रहे होंगे, कुछ मेल्स रहे होंगे, कुछ फीमेल्स रहे होंगे, तो हमें ये चेक करना है कि क्या जेंडर और जो प्रशिक्षण उन्हें दिया गया उसमें सफलता या असफल या असफल होना क्या जेंडर पे बेस्ड है, ये दोनों स्वतंत्र हैं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो अब क्या डेटा आया था रिसर्चर का, वो ये आप देखो, इस तरह की टेबल है। समूह है मेल एडमिनिस्ट्रेटर होगा यहाँ पर, मेल एडमिनिस्ट्रेटर। जो असफल हुए उनकी वैल्यू कितनी है, 4 है। जो सफल हुए उनकी वैल्यू 16 है। इसी तरह जो महिला प्रशासक थी उनकी वैल्यू कितनी है, जो असफल हुई है वो 7 है और जो सफल हुई है वो 13 है। तो यहाँ पर भी आपको 2+2 टेबल दिख रही है। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या कर देंगे, वैसे ही आप करोगे, दो सबको तुरंत फटाक से आप नाम दे दो ABCD। ठीक, फिर इनका रो वाइज आप टोटल कर लो और फिर कॉलम वाइज टोटल कर लो और फिर दोनों का एग्रीगेट कर दो। तो इतना आप काम सभी लोग कर लो, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ।
सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ तक नोट कर लिया या कैलकुलेशन कर लिया, टोटल कर लिया? यस मैम। ओके, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर रो का कॉलम देखो, जैसे यहाँ पर नोटेशन दे रखा है ना कि 4 को उन्होंने ए बोल दिया, वैसे ही आप लोग टोटल में भी कर लिया करो, ताकि आपको जब फॉर्मूले में इसको पुट करते हो तो दिक्कत नहीं होगी। तो 20 के नीचे आप क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट में a प्लस बी लिख सकते हो। वैसे ही नीचे यहाँ पर c प्लस डी लिख सकते हो। अगर कॉलम वाइज बात करें तो आप यहाँ पर 11 के को a प्लस सी लिख सकते हो। a प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 11 है। इसी तरह b प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 29 है। ठीक, अब येट्स एक वो थे, स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने कहा था कि अगर 2x2 टेबल है और उसमें कोई सेल है जो कि 5 से छोटी है, ठीक है, तो उस केस में जो हम काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो वाकई में जितनी आनी चाहिए उससे ज्यादा आती है, ठीक है, बायस्ड आंसर आता है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए येट्स ने करेक्शन बताया था। वो करेक्शन आप नीचे देखे हुए फॉर्मूला को आप देखो, वहां पर आप देख सकते हो पूरा फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा अंतर क्या हो गया है, काई स्क्वायर पहले हम लोगों ने, अगर आप पहला वाला फॉर्मूला देखो, यहाँ पर क्या है, सिंपली काई स्क्वायर इज इक्वल टू एन, ब्रैकेट में AD माइनस BC का होल स्क्वायर लिखा है, अपॉन A प्लस बी सी प्लस डी A प्लस सी इंटू बी प्लस डी लिखा है। लेकिन अगर आपकी 2x2 कंटिजेंसी टेबल है और जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ना ऐसे 4, 16, 7 और 13, तो इसमें एक जो फ्रीक्वेंसी ये वाली है 4 वाली, वो 5 से चूंकि छोटी है ना, 4 आपका छोटा है 5 से, ठीक है। अगर इतना ध्यान रखो, अगर 2x2 टेबल है और आपकी जो फ्रीक्वेंसीज ये दे रखी, जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रखी 4, 16, 13, 7, ये फ्रीक्वेंसी अगर 5 से कम है तो उस केस में हम काई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो येट्स करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी कहा जाता है इसको, येट्स करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी। तो इसको हमें यूज करना पड़ता है। उस केस में सिंपली आपको क्या करना है, जो पुराना फॉर्मूला था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है, तो आपको सिंपली फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो पाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन, पहले हम लोग क्या करते थे, ब्रैकेट में AD माइनस BC का होल स्क्वायर कर देते हैं। अगर आप उसको यहाँ ध्यान से देखो तो क्या है, AD माइनस, यहाँ पर अब क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर आप देखो मॉड लग गया है, मॉड AD माइनस BC, यानी AD में A इंटू डी करोगे, उसमें से B इंटू सी माइनस करोगे और फिर उसका मॉड है। मॉड मतलब मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, अगर कोई वैल्यू मॉड में लिखी है तो उसका मतलब क्या है मैम, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं उसकी। हाँ, अगर आपके कोई वैल्यूज इस तरह से लिखी हुई है, जैसे AD माइनस BC लिखा है, ठीक है, और उसके बाहर मॉड लगा है, तो नहीं, मॉड का मतलब ये कि इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही हम इंटरटेन करेंगे। नेगेटिव, अगर नेगेटिव से मान लो AD माइनस BC -2 आता है तो -2 ना लिख के मॉड हटा के हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। वहां पर मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो जब बाहर निकलती है तो वो पॉजिटिव होती है, हमेशा आप लोग याद रखो। तो आप फॉर्मूले में देख सकते हो क्या चेंजेस हुए हैं कि n के बाद ब्रैकेट में AD माइनस BC का होल स्क्वायर ना लिखकर यहाँ पर क्या करेक्शन किया गया है, ब्रैकेट, फिर देखो आप मॉड AD माइनस BC माइनस n/2, n आपकी क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ इस केस में 40 है, ठीक है, माइनस n/2 करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर है, ठीक, समझ गए। यहाँ पर क्या दिक्कत, यहाँ पर क्या करेक्शन आपके फॉर्मूले में किया गया है। अगर आपका 2x2 कंटिजेंसी टेबल के रूप में कोई आता है और आपकी फ्रीक्वेंसीज जो कि आपने यहाँ देखी हुई हैं, अगर वो 5 से कम है तो उस केस में काई स्क्वायर का फॉर्मूला जो हमने प्रीवियसली अभी पढ़ा था, जस्ट अभी जो पहले जिसको न्यूमेरिकल किया था, तो वो ना यूज करके हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम येट्स करेक्शन लगाते हैं। येट्स ने करेक्शन लगाया था, वो करेक्शन कैसे था, उन्होंने जो ब्रैकेट में टर्म्स था उसको चेंज कर दिया, उसको कैसे लिख दिया, मॉड AD माइनस BC माइनस n/2, यानी एक तो मॉड लग गया, आप देख रहे हो यहाँ पर n/2 की वैल्यू एक और ऐड कर दी गई है, जहाँ पर n आपका क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी है, और इस केस में 40 है। तो आप सभी लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट ऑन करनी है। n की वैल्यू क्या है, 40 है, AD की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 13 माइनस B इंटू C, 16 इंटू 7 मॉड माइनस n की जगह फिर 40 रखोगे, 40/2 यानी 20 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर अपॉन
प्लस बी की वैल्यू आपकी 20 है। फिर आप देखो सी प्लस डी की वैल्यू 20 है, ए प्लस सी 11 और बी प्लस डी 29। तो ये सारे डिजिट्स जो वैल्यूज है हमें पता है। अब आप सभी लोग वैल्यूज पुट ऑन करके मुझे बताओ कि क्या रिजल्ट आ रहा है। हाँ लक्ष्मी बेटा बताओ। मैम 0.50 आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। बाकी सभी को भी, सभी ने कॉपीज में नोट कर लिया होगा, सभी लोग आंसर्स मुझे बताएंगे। कोई कुछ बच्चे उनको नहीं भी आ रहा होता तो वो नहीं पूछते हैं और यही गलती करते हैं वो लोग। लक्ष्मी आप कुछ पूछना चाहते हो बेटा? आस्था? यस मैम। आस्था आपने कैलकुलेट कर लिया बेटा? हाँ सभी लोग 2 मिनट आप लोग टाइम ले लो। आवाज नहीं आ रही आस्था, आप चाहो तो चैट बॉक्स पे आंसर लिख सकते हो। मैम 0.0502। 0.0502। अच्छा चेक करते हैं हम लोग एक बार। 0.0502 आ रही कि पॉइंट, आज तक कितनी आ रही वैल्यू? 0.502। आप लोग ये देखो, ये वैल्यूज पुट ऑन करने के बाद ये वैल्यू आई है 0.502। मैम यही आ रही है 0.502। ठीक है बिल्कुल ठीक है। आस्था मैम का हो मेरी भी गया। 0.502। ठीक है बिल्कुल सही। अब जिनकी भी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड जो वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब आप लोग मुझे टोटल कंक्लूजन बताओ। आस्था और अंजना। लक्ष्मी की भी आ गई थी वैल्यू। लक्ष्मी आप भी कंक्लूजन तैयार रखो। नेहा? नेहा यस मैम, कृति? यस मैम, यस मैम। आ गई कैलकुलेट हो गया मैम। बेटा? आ गई? यस मैम। चलो अब कंक्लूजन मुझे आप लोग तैयार रखो। मैं पूछती हूँ किसी से भी। काजल? काजल? काजल, कृति, प्रताप? वैल्यू आ गई बेटा? काजल? यस मैम। ओके। राज? मैम कैलकुलेशन कर रहे हैं बस अभी बस। यस मैम। ठीक, अच्छा ठीक है। वीरेंद्र? यस मैम, कर वैल्यू आ रहे हैं। गई? हाँ ठीक, करो करो करो। राज?
क्या फाइनल हाँ आंसर आया? मैम। इस फाइनल आंसर क्या आया इस न्यूमेरिकल का? मैम अभी कर रहे हैं। अच्छा, मैम लिंग भेद और सफलता और असफलता एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र है। यस मैम। ओके, यानी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आई है, असार्थक आई है। यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रताप, आपकी क्या वैल्यू, क्या कंक्लूजन आपकी तरफ से आया है? मैम कैलकुलेशन पे थोड़ा अटक गया हूँ। हाँ ठीक है, करो करो। आप सभी लोग को मेरी बस यही एक वो है एडवाइस है कि कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के कैलकुलेशन कभी सही नहीं हो पाएगा आप लोग का। स्क्वायर निकालना, इनटू करना, फंडामेंटल्स ऑपरेशंस जो है उन्हीं में थोड़ा सा आप लोग टाइम दो। रोज 15 मिनट पे कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी, आपको आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर बाई चांस एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते हैं ऐसा, लेकिन होगा नहीं, शायद स्टैट्स में मिलते होंगे कैलकुलेटर आप लोग को। अगर बाई चांस अलाउड नहीं है तो उस केस में तो आपको खुद ही करना है। फिर सारा टाइम हम उस न्यूमेरिकल्स पे तो नहीं दे पाएंगे ना। मान लो 2 ही न्यूमेरिकल से पूरा पेपर आपने उसी में निकाल दिया तब। अंजना बेटा, आपका कंक्लूजन क्या आया है? मैम इसका कंक्लूजन आया है कि लिंग भेद तथा प्रशिक्षण सफलता असफलता में परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट नहीं है और जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारी रिजेक्ट नहीं होगी। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया। तो कुछ बच्चे बिल्कुल सही कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं। तो आज हमारा काई स्क्वायर पर बेस्ड जो आपकी कोर्स में था वो आज काई स्क्वायर का टॉपिक यहाँ पर आज कंप्लीट होता है। आप लोग को अगर कोई भी अभी तक फिलहाल नहीं समझ में आया, कोई भी स्टेप काई स्क्वायर में या कैसे क्या तो कौन किस परिस्थिति में हम कौन सा यूज करेंगे, अगर कोई भी क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और आज यहाँ पर काई स्क्वायर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स मुझे कराने थे वो आज मैंने करा दी। तो यानी काई स्क्वायर का टॉपिक आपका इस पे जो है वो आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट कल हम लोग मैन विटनी यू टेस्ट पर बात करेंगे, जो कि आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में 3 थे आपके। मीडियन टेस्ट कंप्लीट हो गया है, काई स्क्वायर हो गया है, और कल हम लोग बात करते हैं मैन विटनी यू टेस्ट के बारे में। जी मैम। ओके, वीरेन आंसर आया? यस मैम आ गया। यस मैम आ गया। दर्शिका, क्या कंक्लूजन निकला? क्या आंसर आया न्यूमेरिकल का? मैम 0.53 का। हाँ, ये तो न्यूमेरिकल की वैल्यू, ये तो काई स्क्वायर की कैलकुलेट कर ली वैल्यू आपने। फिर टैबुलेटेड वैल्यू कितनी आई है? टैबुलेटेड वैल्यू कितनी आई है? मैम अभी इसको कर रहे हैं आगे। ठीक है, ठीक है, कर लो आप सभी लोग। तो आप सभी लोग यहाँ पर देखो, काई स्क्वायर की वैल्यू 0.502 आई है, और चूंकि ये 2x2 कंटीजेंसी टेबल है तो सिंपली आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 1, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना हमने चूज किया 0.05। तो आप क्या करोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 पे जो वैल्यू आपको दिखेगी उसको आप टैबुलेटेड वैल्यू के रूप में यहाँ पर नोट डाउन करोगे। तो कितनी वैल्यू आ रही है हम लोग देख लेते हैं खुद भी टेबल से। 3.841। अच्छा, 3 यहाँ पर आप देख सकते हो 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, और ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की रो चल रही है, तो वैल्यू कितनी आ रही है 3.841। ठीक, और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो आ रही है 0.502, यानी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर टैबुलेटेड। ठीक है, तो इस केस में
वैल्यू जो है आपकी काई स्क्वायर की वो इनसिग्निफिकेंट है, असार्थक है, और इस केस में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। और नल हाइपोथेसिस हमने क्या बनाई थी कि लिंग भेद और प्रशिक्षण में सफलता या असफलता, ये प्रशिक्षण का जो रिजल्ट है उसमें सार्थक संबंध नहीं है, तो ये परिकल्पना हमको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो यानी कि आपके दोनों जो है इनमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं पाया जाता, ये हमारा निकलेगा कंक्लूजन। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर मैं वाइंड अप करती हूँ। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। मैम सुचिस्मिता, हाँ बताइए। मैम जो हमने लास्ट में मेडिकल किया है, हाँ हाँ, अगर हम इसे पहले वाले फॉर्मूले से करना चाहेंगे तो आंसर आ जाएगा सेम, FO माइनस FE का होल स्क्वायर अपॉन FE करके। बेटा एक बार चेक करके आप देखना, लेकिन उसमें जब आप करोगे तो उसके लिए येट्स करेक्शन एक अलग फॉर्मूला होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, FO माइनस FE मॉड माइनस 0.5 करते हैं उस केस में। अगर आप वाला फॉर्मूला लगाओगे तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मॉड FO माइनस FE, मॉड के अंदर FO माइनस FE रखोगे, माइनस 0.5 रखते हैं हम लोग, फिर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर अपॉन FE, तो फॉर्मूला हल्का सा चेंज हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कि 10 फॉर्मूले याद करने से अच्छा है कि जब भी आपको बस इतना याद रखना है 2x2 टेबल आएगी सिंपली, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसमें आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट नहीं करनी होती है, आप उसको डायरेक्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 2x2 टेबल है और उसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 है तो आपको येट्स करेक्शन लगाना पड़ेगा। येट्स करेक्शन मतलब आपको मॉड में 80 माइनस BC, मॉड क्लोज मतलब मॉड क्लोज हो जाएगा माइनस n/2, फिर उसके बाद होल स्क्वायर करोगे। ठीक है सुचिस्मिता? मैम ये सिर्फ 2/2 क्रॉस टेबल पे ही अप्लाई होता है, अगर टेबल 3/2 है या 4/2 है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। ये जो येट्स ने करेक्शन दिया है वो बेसिकली 2x2 के लिए ही दिया है, लेकिन इसमें भी लोग एक मत नहीं है। बहुत सारे स्टैटिस्टिशियन का मानना है कि अगर जैसे अगर आपकी फर्दर आगे ऐसे होती है ना 2x3, 3x4, अगर उसमें भी फ्रीक्वेंसी आपकी कम है, उन्होंने बोला है कि जैसे इन्होंने तो बोला था 5 से कम है, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी सैंपल साइज आपका कम है, ठीक है सैंपल साइज कम है, तो भी हमें येट्स करेक्शन लगाना चाहिए। तो येट्स करेक्शन के बारे में भी अभी बहुत सारा लोग एक मत नहीं है, और अभी आपको जब आगे फर्दर स्टडीज जाओगे तो वहां पर और आपको टेस्ट मिलेंगे, वहां पर हम लोग फिशर टेस्ट है बेसिकली लगाते हैं। तो अभी आप लोग येट्स करेक्शन तक ही पढ़ो, जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी फिर आप लोग और अंदर डीपली इसको पढ़ोगे। ठीक है सुचिस्मिता? ओके मैम। और किसी को कोई सवाल है काई स्क्वायर के रिगार्डिंग, या जितना भी हम लोगों ने अभी तक स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है, किसी को कोई भी क्वेरी? क्योंकि इस हफ्ते मुझे लगता है हम लोग की क्लास ओवर हो जाएंगी। बेसिकली आपके 2 चीजें बची हैं मेरे अनुसार, एक मैन विटनी यू टेस्ट बचा है और एक आपका सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बचा है। सिग्निफिकेंस ऑफ 2, जैसे हम सैंपल मीन का करते थे, 2 सैंपल मीन्स का, वैसे ही 2 कोरिलेशन कोफिशिएंट के बीच में जो हमें डिफरेंस दिख रहा है वो सिग्निफिकेंट है अथवा नहीं है, तो उसके लिए भी एक आपको छोटा सा एक न्यूमेरिकल में करा दूंगी, समझा दूंगी। तो उम्मीद पूरी है कि इस हफ्ते आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई टॉपिक हमें दोबारा पढ़ना चाहिए तो आप मुझे बता देना, फिर से हम लोग उस पर एक बार बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे उसको। और कोई किसी को प्रॉब्लम है छोटी से छोटी तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल फिर हम लोग नए टेस्ट के साथ मिलेंगे और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास, थैंक यू। थैंक यू मैम।